दो फोर्सेस का सम दे रखा है बच्चों हमको 18 न्यूटन। मैं मान लेता हूँ चलिए वो दो फोर्स है पी और क्यू, उनका सम है बच्चों 18 न्यूटन, उनका जो रिजल्टेंट है बच्चों वो दे रखा है आपको 12 न्यूटन। और ये भी दे रखा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। मैं स्मॉलर फोर्स को पी मान लेता हूँ, लार्जर फोर्स नेचुरली क्यू हो जाएगा। भाई दोनों में से एक स्मॉल है तो दूसरा लार्जर हो गई। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है बच्चों वो स्मॉलर फोर्स यानी पी के परपेंडिकुलर हो गया, और रिजल्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी इतनी। आपसे पूछिए स्मॉलर फोर्स यानी पी की वैल्यू, आपसे स्मॉलर फोर्स यानी पी की वैल्यू पूछिए तो कैसे काम करेंगे बच्चों? हम एक काम करें, यहाँ पर हम सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों रिजल्टेंट फोर्स ने अगर एंगल फोर्स पी के साथ में, रिजल्टेंट फोर्स ने अगर फोर्स पी के साथ में एंगल फाई बनाया तो tan फाई बराबर क्या होगा बच्चों? tan फाई बराबर होगा q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। ये आप जानते हैं। अभी यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों? इस केस में जो रिजल्टेंट है उसने कितना एंगल बनाया है? उसने एंगल बनाया है बच्चों कितना? p के साथ में 90 डिग्री का। एक्चुअली ये जो फाई एंगल होता है किसके साथ में होता है? p के साथ में होता है। तो फाई एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। और tan 90 की वैल्यू होती है बच्चों इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था बच्चों, तो वो 1/0 होता था। q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी जिसकी वैल्यू 1/0। इस बेसिस पर क्या आ गया बच्चों? p प्लस q कॉस थीटा बराबर 0, मतलब q कॉस थीटा बराबर माइनस p। क्यू कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों माइनस पी आ गई। तो हम एक काम करें, अब रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला लगाते हैं। भाई रिजल्टेंट क्या होता है? दो फोर्स का रिजल्टेंट होता है अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये लीजिए, अभी रिजल्टेंट फोर्स कितना है? रिजल्टेंट फोर्स दे रखा बच्चों 12 न्यूटन। अब फोर्स पी का जहाँ तक सवाल है तो फोर्स पी हमको कैलकुलेट करना है, और ये क्यू स्क्वायर और प्लस 2p। अच्छा, और क्यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों? क्यू कॉस थीटा की वैल्यू माइनस पी निकाली है, तो ये क्यू कॉस थीटा रख दिया। क्यू कॉस थीटा की वैल्यू माइनस पी, तो ये 12। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। भाई 12 का स्क्वायर 144। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये 2p इंटू माइनस पी क्या होगा? 2p इंटू माइनस पी होगा माइनस 2p स्क्वायर। भाई 2p इंटू माइनस पी होगा माइनस 2p स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर जाएंगे तो p स्क्वायर बचेगा। भाई आपने ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p इंटू माइनस पी विल बिकम माइनस पी स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों ये आ गया, और इससे मैं ये जो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को मैं क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी भी लिख सकता हूँ। भाई अगर मैं इस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बारे में बात करूँ तो इससे मैं क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी लिख सकता हूँ। और ये तो हो गया 144, और ये क्यू माइनस पी। और जरा देखिए आपको क्यू प्लस पी दे रखा है, एक्चुअली पी प्लस क्यू दे रखा है 18। p प्लस क्यू अगर 18 है तो q प्लस पी भी 18 होगा। तो ये लीजिए 18, और 18 से बच्चों ये चेक करिएगा ये 8 टाइम्स आएगा, 18 से ये 8 टाइम्स आएगा। तो इस तरीके से q माइनस पी बराबर आ जाएगा 8। आई अगेन रिप्लाई, 18 से ये चला गया कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। तो q माइनस पी बराबर आ गया 8। q माइनस पी बराबर 8 बच्चों। अब ये इससे इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया, इससे आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया, और आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो अब एक काम कीजिए, ये दो इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन क्या? p प्लस क्यू बराबर 18, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो सेकंड इक्वेशन है बच्चों q माइनस पी इज इक्वल टू 8। आप एक काम करें बच्चों, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें, तो q से q कैंसल, और ये p प्लस पी हो जाएगा 2p बराबर 18 माइनस 8। इस बात आधार पर बच्चों p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 5 न्यूटन। p की वैल्यू हमसे पूछी थी, ऑब्वियसली p की वैल्यू 5 है, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर p की वैल्यू आपने इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखी तो q की वैल्यू आ जाएगी 13 न्यूटन। और आप देख सकते हैं p की वैल्यू जो है बच्चों वो स्मॉलर है और q की वैल्यू लार्जर है। दो फोर्सेस p न्यूटन और 3 न्यूटन का रिजल्टेंट आपको दे रखा है बच्चों 7 न्यूटन। मैं मान लेता हूं कि ये जो p न्यूटन है और 3 न्यूटन है बच्चों, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमने सपोज कर लिया थीटा। भाई आपको एक फोर्स दे रखा है p न्यूटन, एक दे रखा है 3 न्यूटन, उन दोनों का रिजल्टेंट दे रखा है 7 न्यूटन। अब ये बोला है बच्चों कि अगर 3 न्यूटन की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें मतलब पहले ऐसा था बाद में उसका बिल्कुल अपोजिट कर दें, तो रिजल्टेंट हो जाता है √19 न्यूटन।
पहले फोर्स P है, ये 3 है, इन दोनों का रिजल्टेंट 7 न्यूटन। अब मैंने क्या कर दिया बच्चों, वैल्यूज़ के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब वैल्यूज़ वैसी की वैसी, जस्ट डायरेक्शन ऑफ P हैज़ बिन रिवर्स। अब जो नया रिजल्टेंट हो गया बच्चों, वो नया रिजल्टेंट जो है वो √19 न्यूटन हो जाता है। अब इतनी आप खोपड़ी लगाइए बच्चों कि अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा था तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा भाई, इन दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, यहीं पर अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ तो एक लाइन पर पूरा एंगल होता है बच्चों 180 डिग्री का, और 180 डिग्री में से अगर इधर थीटा है तो लाजमी है बच्चों इधर कितना एंगल होगा, इधर हो जाएगा 180 माइनस थीटा होगा। तो इस तरह से बच्चों सेकंड वाले केस में दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अभी क्या करे का है अपने को भैया, अभी दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो वो 7 है, अंडर द रूट कितना भैया, अब वो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू P इंटू कितना कॉस थीटा। कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी भाई, अंडर द रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ये आ गया। और इसमें स्क्वायर कर दीजिए, काम कीजिए, स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस P स्क्वायर, और 2 3 जा 6P, 2 3 जा 6P कॉस थीटा, कॉस थीटा। और 49 में से 9 चले जाएंगे बच्चों, 49 में से 9 चले जाएंगे तो बचेगा 40, और इन दोनों में से भी एक काम कीजिए, आप P कॉमन निकाल दीजिए। अगर इन दोनों में से मैं P कॉमन निकाल देता हूँ, P को कॉमन निकाल दिया बच्चों तो बचेगा P प्लस 6 कॉस थीटा, ये कुछ आएगा। और ये इन दोनों में से मैंने P कॉमन निकाल दिया, कुछ ये आ जाएगा। और अगली स्टेप में बच्चों मैं अगर इस 40 को P से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर आएगा P प्लस 6 कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया भाई। पहले केस में इन दोनों का रिजल्टेंट 7 था, दैट वुड बी अंडर द रूट दिस स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। उस आधार पर बच्चों मेरे पास भी आ गया। अब सेकंड केस में अगर मैं बात करूं बच्चों, यदि मैं सेकंड केस में बात करता हूं तो मुझे क्या दे रखा है, दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है बच्चों दैट इज √19, और अब इन दोनों के फोर्सेस की वैल्यू क्या है बच्चों, P स्क्वायर है प्लस 3 स्क्वायर है प्लस 2 इंटू P इंटू 3, और दोनों के बीच में एंगल कितना बच्चों, दोनों के बीच में एंगल है कॉस, दोनों के बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा, एंगल बिटवीन दिस टू इज 180 माइनस थीटा। अभी फिर से स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर ये आ जाएगा, और इधर आ जाएगा बच्चों P स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6P। और बच्चों मैं यहाँ पर एक काम की बात बताऊँ, cos 180 माइनस थीटा अगर आपको नहीं पता हो तो cos 180 माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा। cos 180 माइनस थीटा मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों कितना, माइनस कॉस थीटा, ये रख दिया। अच्छा ये 19 है, ये 9 है, 19 में से 9 जाएंगे बच्चों तो ये बचेगा 10, और ये P स्क्वायर माइनस 6P कॉस थीटा, माइनस 6P कॉस थीटा। अब यहाँ पर भी एक काम कीजिए बच्चों, इधर P कॉमन निकाल दीजिए। अगर P कॉमन निकाल देंगे तो इधर कितना बचेगा बच्चों, अगर मैंने P कॉमन निकाल दिया तो इधर बचेगा P माइनस 6 कॉस थीटा, ये आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों मैंने P कॉमन निकाल दिया तो ये आएगा कितना, P माइनस 6 कॉस थीटा, ऐसा कुछ होगा। और फिर मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसे P से डिवाइड करता हूँ, इसे P से डिवाइड करूँगा तो ये 10 ओवर P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P माइनस 6 कॉस थीटा, और इससे हमने इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर सेकंड नाम देने के बाद बच्चों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का सम कीजिए। जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का सम करेंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, P प्लस 6 कॉस थीटा, फर्स्ट इक्वेशन में ये है बच्चों P प्लस 6 कॉस थीटा वो लिखा, और इसमें क्या है बच्चों P माइनस 6 कॉस थीटा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ बच्चों, ये है P प्लस 6 कॉस थीटा, ये है P माइनस 6 कॉस थीटा, और इज इक्वल टू कितना बच्चों, राइट हैंड साइड पर ये है 40 अपॉन P प्लस 10 अपॉन P हो जाएगा भाई। राइट हैंड साइड पर देखा जाए तो ये हो गया 40 अपॉन P प्लस 10 अपॉन P, और ये क्या होगा बच्चों, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और ये बचेगा P प्लस P यानी 2P, और यहाँ बाई चांस एलसीएम दोनों का बच्चों सेम आ रहा है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ रहा है, तो ये कितना हो गया, दिस इज 50 अपॉन P, और बच्चों ये 2 से 50 जाएगा 25 टाइम्स, 25 टाइम्स, तो ये इधर आ जाएगा बच्चों इस तरीके से, ये हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 25, और इस तरीके से आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट लेने पर बच्चों P की वैल्यू 5 न्यूटन आ जाएगी।
दो फोर्सेस P और Q जिनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, उनका रिजल्टेंट आपको दे रखा बच्चों √7Q। आपसे पूछा है P/Q। तो देखिए हम लोग रिजल्टेंट का फार्मूला लगाते हैं। रिजल्टेंट बराबर होगा अंडर द रूट ऑफ P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos 60 डिग्री। अभी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये लीजिए साहब, ये √7Q हो गया। अब ये काम करते हैं, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7Q² इज इक्वल टू बच्चों P² प्लस Q² प्लस 2PQ। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2, ये आप 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया बच्चों। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय Q²। मैं पूरे एक्सप्रेशन को बच्चों Q² से डिवाइड करता हूँ। जब Q² से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 7Q² अपॉन Q² इज इक्वल टू P² प्लस Q² अपॉन Q² प्लस क्या प्लस PQ अपॉन Q²। मैंने दोनों साइड किससे डिवाइड कर दिया बच्चों, Q² से डिवाइड किया। Q² से Q डिवाइड कर देने पर ये क्या हो जाएगा, अच्छा इधर भी तो करना पड़ेगा, ये भी तो होगा, ये P² बाई Q²। ये लीजिए मैंने Q² से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये 7 आ गया और ये P² अपॉन Q² प्लस Q² अपॉन Q² प्लस ये। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पर हो गया ये 7 और राइट हैंड साइड पर हो गया बच्चों ये P/Q का होल स्क्वायर प्लस 1। और ये क्या होगा बच्चों, Q से Q कैंसल, अब ये क्या आ जाएगा, अब P/Q। Q से Q कैंसिल हो गया, P/Q आ गया। अब एक काम कीजिए, आपसे P/Q पूछा है ना, तो आप P/Q को x मान लीजिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 7 में से 1 जाएगा बच्चों तो बचेगा 6 और इज इक्वल टू बच्चों x² प्लस x। कुछ ये आ गया है ना भाई। P/Q को मैंने x मान लिया और फिर ये कुछ ऐसा हो गया। अभी मैं सबको एक तरफ ले लेता हूँ, x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -3 और 2। x की वैल्यू आएगी -3 और 2, मतलब P और Q जो दोनों फोर्सेस है बच्चों उनका रेशो आएगा -3 और 2। और यहाँ पर हम उनके मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी वेक्टर का या कोई भी फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता बच्चों, ये ही पॉसिबल होगा। तो मतलब P/Q इज इक्वल टू 2। दो फोर्सेस P और Q का रिजल्टेंट है बच्चों R, और हमसे ये कहा है कि अगर P की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, Q को एज इट इज रखें, तो भी रिजल्टेंट वैसा ही रहता है जैसा कि पहले था। तो आपसे पूछा बच्चों P और Q के बीच में एंगल क्या होगा, हमसे पूछा इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट कितना बच्चों R, और पहले इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा। तो ये लीजिए साहब R बराबर क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों, और कुछ ऐसा रहेगा। अब इसमें स्क्वायर कर दीजिए, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा R² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा। ये तो हो गई बच्चों पहला केस। और दूसरे केस में क्या होगा, आपने P को रिवर्स कर दिया, P को रिवर्स कर दिया तो दोनों के बीच में जो एंगल है बच्चों, पहले जहां थीटा था सेकंड केस में वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो रिजल्टेंट बच्चों उतना का उतना ही आ रहा है, रिजल्टेंट उतना का उतना ही आ रहा है, अंडर द रूट ऑफ P² प्लस Q² प्लस 2PQ। और ये है बच्चों कितना, cos 180 डिग्री माइनस थीटा। और cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है बच्चों माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा होती है, थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था। तो ये P² प्लस Q² माइनस 2PQ cos थीटा बच्चों, इससे हमने इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। अब आप एक काम कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में से बच्चों सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। फर्स्ट में से सेकंड को जब माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। भाई फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस। अभी P² से P² कैंसिल, Q² से Q² भी कैंसिल और R² से R² भी कैंसिल। और इधर लेफ्ट हैंड पे आएगा बच्चों 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये 2PQ cos थीटा, ये भी 2PQ cos थीटा, कुल मिलाकर हो जाएगा बच्चों 4PQ cos थीटा। अब 4PQ cos थीटा का प्रोडक्ट 0 है बच्चों, ना तो 4 0 है, ना P 0 है, ना Q 0 है, बचा कौन बच्चों, cos थीटा 0। और अगर cos थीटा 0 है तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है बच्चों जब P और Q के बीच में एंगल 90 डिग्री रहा हो।
यदि n को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाए, कुछ इस प्रकार की एक कंपोनेंट जो है बच्चों वो दूसरे का डबल है। सपोज कीजिए दूसरा वाला x है तो पहला वाला 2x हो जाएगा। भाई दोनों में से कोई भी एक, हॉरिजॉन्टल को 2x मान लीजिए, वर्टिकल को 2x मान लीजिए। तो आपके पास में n न्यूटन का फोर्स था, उसको आपने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करा, उनमें से एक कंपोनेंट दूसरे का डबल है, एक को x मान लिया, दूसरा 2x हो गया। दोनों कंपोनेंट की वैल्यू पूछिए। बच्चों सिंपल सी बात, हम लोग जानते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है बच्चों समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर, समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये जो है आपके पास में नेट फोर्स कितना है, यहाँ पर n है, नेट फोर्स x है, n है सॉरी, और ये x वाला कंपोनेंट जो है बच्चों वो 2x है, और y वाला जो कंपोनेंट है बच्चों वो x है। x वाला कंपोनेंट 2x, y वाला कंपोनेंट 2x। अभी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, दिस इज n, और राइट हैंड साइड पर देखा जाए बच्चों तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, भाई 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर। इससे बच्चों x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू आएगी रूट एन, सॉरी स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरीके से रूट ले लेंगे बच्चों तो x की वैल्यू कितनी आएगी, n/√5, और दूसरा कंपोनेंट होगा बच्चों 2x जो कि हो जाएगा 2n/√5। तो एक कंपोनेंट आ गया ये और दूसरा कंपोनेंट आ गया ये। भाई ऐसा हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि कौन वो दोनों कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये कहना जरूरी था, बट मोस्ट सिंपलेस्ट केस वैसा ही होगा। अदरवाइज फिर हमको एंगल भी चाहिए होगा कि उन दोनों के बीच में एंगल कितना था। यूजुअल केसेस पर हम लोग बच्चों उनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पर रिजॉल्व करते हैं, और वही मानते हुए हमने देखा कि जो नेट फोर्स होता है बच्चों वो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट के स्क्वायर्स का सम करके रूट निकाला जाता है। और वैसे उसी तरीके से एक कंपोनेंट कितना आ गया n/√5, दूसरा आ गया बच्चों 2n/√5। फोर्स P वेक्टर Q वेक्टर का रिजल्टेंट हमको दे रखा है P। मैं काम करता हूँ बच्चों, सपोज कर लेता हूँ इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये लीजिए साहब, हमें मालूम नहीं है इन दोनों के बीच में एंगल कितना, मैंने मान लिया साहब थीटा है, तो उस तरह से बच्चों रिजल्टेंट का फार्मूला लगा दिया, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बच्चों तो P स्क्वायर बराबर आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। और P स्क्वायर से P स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड पर आ जाएगा 0, राइट हैंड साइड पर आ जाएगा बच्चों Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये लीजिए, और इस बेसिस पर बच्चों यहाँ पे अगर मैंने Q को कॉमन निकाल दिया तो Q को कॉमन निकालेंगे तो Q प्लस 2P cos थीटा बराबर 0, और इस आधार पर बच्चों Q प्लस 2P cos थीटा बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों यदि मैं cos थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, -Q/2P आ जाएगी। अब सेकंड केस में क्या कह रहे हैं बच्चों, सेकंड केस में वो कह रहे हैं कि मैंने P को डबल कर दिया, Q को मैंने कोई चेंज नहीं लाया, P को मैंने डबल कर दिया, एंगल के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब एंगल भी वैसा का वैसा ही है। तो जो नया रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर आप ऑप्शन ए को देखें बच्चों तो उसमें लिखा हुआ है अलोंग P, ऑप्शन ए को देखें वो उसमें लिखा हुआ है अलोंग P, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट बच्चों उन दोनों के बीच में ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो किसी एक डायरेक्शन में, संभव ही नहीं है भाई। दो फोर्सेस का रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों के बीच में होता है। हाँ ये एक बात अलग है कि अगर दोनों की वैल्यू सिमिलर नहीं है तो वो बड़े फोर्स के ज़्यादा क्लोज होता है, और जितना बड़ा फोर्स होगा उसके उतना ज़्यादा क्लोज होगा। पर ये कहना कि साहब एग्जैक्टली अलोंग P हो जाएगा वो तो संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो ऑप्शन ए को तो आप ऐसे ही डिस्कार्ड कर दीजिए। मेरी बात खोपड़ी में आई होगी भैया कि देखिए सेकंड केस में आपसे पूछा है कि रिजल्टेंट फोर्स कहाँ है, क्यू के अलोंग है, क्यू के साथ में 90 डिग्री के एंगल पर, तमाम आपके सामने ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपने देखा हुआ है। तो भैया यहाँ एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने पी के अलोंग तो नहीं हो सकता, और बाकी तीन ऑप्शंस को यदि मैं देखूँ तो बाकी तीन ऑप्शन में उन्होंने जो एंगल बोला है बच्चों वो क्यू के साथ बोला है, पढ़िए बी में, सी में, डी में क्यू के साथ बोला है। तो मैं काम करता हूं कि रिजल्टेंट फोर्स जो है, नया जो रिजल्टेंट फोर्स है भैया उससे मैंने आर डैश मान लिया, और मैं सपोज कर लेता हूं कि रिजल्टेंट फोर्स क्यू के साथ में एंगल फाई बना रहा है। लेट अस सपोज दिस रिजल्टेंट फोर्स, न्यू रिजल्टेंट फोर्स मेक्स एंगल फाई विथ फोर्स क्यू। तो क्या होगा जरा हम देखें, ऐसा देखिए tan फाई बराबर क्या होता है, tan फाई बराबर आपको पता है बच्चों, tan फाई बराबर आप लोग देखते आ रहे वो होता है Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, ये होता है।
ये, लेकिन यहाँ पर जो फाई एंगल होता है वो किसके साथ होता है, पी के साथ होता है। ये जो फाई एंगल होता है बच्चों वो पी के साथ होता है। और इस बार मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली क्यू के साथ में एंगल निकाल रहा हूँ। मैं क्यू के साथ में क्यों निकाल रहा हूँ, मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। ऑप्शन ए में मुझे पी के साथ दे रखा है, पी वाला दे रखा है कि पी की डायरेक्शन में, और बाकी तीनों में मुझे क्यू के डायरेक्शन क्यू के साथ में दे रखा है। अब ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो गया कि पी की डायरेक्शन में तो नहीं हो सकता, तो बचा क्या, क्यू के अब बचे बाकी तीन आंसर। अब वो तीनों आंसर में मुझे क्यू के साथ में एंगल पूछा, इसलिए मैं क्यू के लिए मेहनत करूंगा, पी के लिए नहीं। अब tan phi = q sin थीटा अपॉन p + q cos थीटा होता है, पर यहाँ पर जो फाई होता है बच्चों वो p के साथ होता है, और मैं एक्चुअली यहाँ पर q के साथ में निकालना चाह रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, अब मैं ये वाला इक्वेशन लगाता हूँ सेकेंड केस के लिए, tan phi। अब यहाँ पर q का काम कौन करेगा बच्चों, जिसके साथ में एंगल होता है उसको लिखते हो p, और जिसके साथ में नहीं होता उसको लिखते हो Q। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो फाई है ये किसके साथ में बन रहा है, Q के साथ, मतलब यहाँ पर P का काम करेगा Q, जिसके साथ में एंगल फाई लिखा जाता है उसको लिखते थे आप P, जब आपने ये फार्मूला डिराइव किया था। तो अब इसके साथ में बोला तो इसको लेंगे P, और Q का काम यहाँ पर कौन करेगा बच्चों, 2P, जिसके साथ में बना वो P और जिसके साथ में नहीं बना वो Q। तो अब Q की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चों, Q की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पर 2P, और अब P की जगह लिखूंगा मैं यहाँ पर Q प्लस 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 Q की जगह पे क्या लिखूंगा बच्चों, Q की जगह पे लिखूंगा 2P और cos थीटा, यह आएगा। और यहाँ पर यदि आप देखें बच्चों तो दिस इज 2P sin थीटा और अपॉन Q प्लस 2P, और cos थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, अभी देखा आपने cos थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, cos थीटा की वैल्यू आ गई थी -Q/2P, cos थीटा की वैल्यू आ गई थी बच्चों -Q/2P। अभी 2P से 2P क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, 2P से 2P कैंसिल, तो ये आ गया 2P sin थीटा अपॉन P माइनस सॉरी ये क्या आ गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू Q माइनस Q, और Q माइनस Q की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। और Q माइनस Q की वैल्यू 0 होती है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा बच्चों इन्फिनिटी, ये टोटल हो जाएगा इन्फिनिटी। और tan phi की वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब कब बच्चों, tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी होती है 90 डिग्री पर, मतलब जो phi है बच्चों वो है 90 डिग्री, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो Q के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जो रिजल्टेंट फोर्स है बच्चों वो Q के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब वो Q के साथ में राइट एंगल पर हो गया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अभी किसी के ध्यान में आ सकता है कि सर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट है, तो वो 90 डिग्री कैसे बना सकता है, 90 डिग्री कैसे बना सकता है। तो बच्चों ये तो हमने हमारी मर्जी से डायग्राम बनाया, अदरवाइज जो एक्चुअली जो डायग्राम इसमें बन रहा होगा अगर ईमानदारी से देखा जाए तो वो कुछ ऐसा बन रहा होगा कि ये 2P फोर्स होगा और ये Q फोर्स होगा। पहले वाला डायग्राम क्या रहा होगा, ये P और ये Q ऐसा रहा होगा, ये P और ये Q, और सेकंड टाइम पे क्या, ये 2P और ये Q, और जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों, वो जो रिजल्टेंट आएगा वो जैसा आंसर में आ रहा है फाइनली कि जो रिजल्टेंट है वो Q के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये लीजिए इस तरह से, भाई ऐसा हमारा आंसर आ चुका है जस्ट समझाने के लिए कि ध्यान में आ सकता है भैया कि सर आपने एक्यूट लिया है तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में होगा, तो फिर इससे 90 कैसे बनाएगा। तो जस्ट वो समझाने के लिए मैंने बताया कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अगर Q के साथ में 90 डिग्री बना रहा है, मतलब निश्चित बात है कि दोनों जो फोर्सेस थे P और Q, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा। वैसे ये बात इस बात से भी अंडरस्टूड होती है कि जो cos थीटा आप देखिए cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, और cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव बच्चों 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होती है। आप देखिए 0 डिग्री से 90 डिग्री जिसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा यानी 0 से 90 डिग्री तक cos थीटा जो होता है बच्चों पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि 90 से 180 के बीच में नेगेटिव होता है। तो वो यहाँ से भी मालूम पड़ रहा था कि हाँ दोनों के बीच में एंगल 90 था और 90 से ज़्यादा था। रही बात हमारे आंसर की कि साहब रिजल्टेंट फोर्स Q के साथ में कितना एंगल बनाएगा, तमाम आपको ऑप्शन दे रखे, उसमें हम देखते हैं कि वो Q के साथ में 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। एक बॉडी पर बच्चों 3 फोर्स लग रहे हैं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं कि दे आर पैरेलल टू द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी आप देखिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये होता है बच्चों जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, तीनों एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं। तो देखिए एक फोर्स जो लग रहा है बच्चों ये 1 न्यूटन देखिए इस साइड के पैरेलल हो गया। भाई ये ट्रायंगल ले लिया मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC मैंने ले लिया बच्चों। अब देखिए 1 न्यूटन वाला जो फोर्स लग रहा है इट इज पैरेलल टू साइड BC,
आप देखिए। और उसके बाद में जो 2 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है दैट इज पैरेलल टू साइड AC। भाई ये किसके पैरेलल है? दिस इज पैरेलल टू साइड BC, ये BC के पैरेलल है। और ये जो है बच्चों ये किसके पैरेलल है? दिस इज पैरेलल टू साइड CA, ये लीजिए। और तीसरा जो फोर्स है बच्चों 3 न्यूटन जो लग रहा है दैट इज पैरेलल टू साइड AB। ये कुछ हो गया, ये AB के पैरेलल हो गया बच्चों। इस तरह से भाई ये वाला फोर्स हो गया BC के पैरेलल, ये वाला फोर्स हो गया CA के पैरेलल, और ये हो गया AB के पैरेलल। इस तरह से बच्चों आपसे पूछा है बच्चों इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा। तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? आपको पता है कि यहाँ जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? ये जो एंगल होंगे बच्चों ये तीनों एंगल कितने के हो जाएंगे? 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री हो जाएंगे। भाई क्यों? क्योंकि पूरा एंगल 360 का होता है, 360 का होता है, तो ये 120 हो गया, ये भी 120। भाई बराबर एंगल होंगे ना, बराबर एंगल होंगे, तो उससे सच ये 60 के होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा? हाँ भाई पूरा एंगल 360 का होता है, उसमें से ये 120, ये 120 और ये 120। तो अब मुझे इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालना, तो मैं निकाल लेता हूँ, कोई बड़ा काम नहीं है। देखिए साहब, एक 1 न्यूटन लग गया इस तरफ, 1 न्यूटन लग गया इस तरफ, और 2 न्यूटन लग गया बच्चों इस तरफ, लग गया, और 3 न्यूटन लग गया बच्चों इस तरफ। ये लीजिए, एक 1 न्यूटन का फोर्स, एक 2 न्यूटन का फोर्स और एक 3 न्यूटन का फोर्स। अब आप जरा इधर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये वाला एंगल कितना डिग्री का है? ये 120 डिग्री का है। अब अगर ये 120 डिग्री का है बच्चों, उसमें से ये 90, तो नेचुरल सी बात है ये एंगल कितने डिग्री का बचेगा? ये 30 डिग्री का बचेगा। भाई पूरा एंगल 120 का था, उसमें से 90 तो इधर चला गया, तो बाकी बचा 30। लाइकवाइज अगर ये वाला एंगल देखें बच्चों तो ये भी 120 का है, और अगर ये 120 का है बच्चों, अब उसमें से इधर 90, तो इधर कितना बच गया बच्चों? 30 बच गया। ये 30 हो गया। अब आप ये हो गया, अब आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर लीजिए, ये 30 का है तो ये 60 का बचा, ये 30 है तो ये 60 और ये भी 60, तो 60 + 60 हो गया बकायदा 120। और देखिए यहाँ पर 120 ही आना चाहिए था, तो ये हो गया बच्चों। अब मुझे इनका रिजल्टेंट पूछा, सिंपल सा काम करूंगा मैं। पहला वाला फोर्स तो भैया पूरी तरह से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है, और दूसरा वाला फोर्स जो है बच्चों ये 2 न्यूटन है, और ये एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं इसको रिजॉल्व करूँ बच्चों, तो ये आ जाएगा 2 cos 30, दिस इज 2 cos 30, और 2 cos 30 यानी कितना बच्चों? cos 30 की वैल्यू √3/2 यानी कि √3 न्यूटन। और इसका अगर मैं x कंपोनेंट निकालता हूं, यदि मैं इसका x कंपोनेंट निकालता हूं तो बच्चों वो होगा 2 sin 30, और 2 sin 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 न्यूटन, 1 न्यूटन हो गया। और ऐसे ही तीसरा फोर्स जो है बच्चों दैट इज ऑफ 3 न्यूटन, और ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 cos 30, और 3 cos 30 की वैल्यू आप निकालिए, दैट वुड बी 3√3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। और यहाँ पर यदि मैं बच्चों देखूँ तो ये हो जाएगा 3 sin 30, और 3 sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 3/2। ये आ गया। अब मैं समेशन fx निकालता हूँ, तो समेशन fx क्या होगा बच्चों? समेशन fx पहला वाला तो पूरी तरह से x एक्सिस के लॉन्ग था, दूसरा वाला x एक्सिस के लॉन्ग निकाला तो वो माइनस हो गया क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में, और तीसरा वाला भी माइनस हो गया क्योंकि वो भी x एक्सिस के डायरेक्शन में। तो अभी ये 1 न्यूटन से 1 न्यूटन कैंसल, ये आ गया -3/2 न्यूटन। और रही बात समेशन Fy की, तो समेशन Fy क्या होगा बच्चों? समेशन Fy निकाले तो पहला वाला तो चूंकि पूरी तरह से x एक्सिस के लॉन्ग है इसलिए 0, पूरी तरह से x एक्सिस के लॉन्ग है, और ये ऊपर के डायरेक्शन में बच्चों इसलिए +√3, और दूसरा वाला बच्चों नीचे है इसलिए क्या? -3√3/2। अब इस तरह से बच्चों अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसमें से अगर मैं √3 कॉमन निकाल दूं, इन दोनों में से √3 कॉमन निकाल दूं, तो बच्चों ये बचेगा 1 - 3/2, 1 - 3/2, और 1 में से 1.5 जाएंगे तो बच्चों बचेगा -½ और साथ में कितना आ जाएगा? ये √3। होप पूरी पिक्चर क्लियर हुई है आपको? भाई यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर अगर हमने √3 कॉमन निकाल दिया तो 1 बचेगा, इधर 3/2 बचेगा, 1 में से 3/2 जाएंगे तो -½ बचेगा, और ये आ गया। तो आपके पास में बच्चों इस तरह से समेशन fx आ गया, समेशन Fy आ गया। अभी नेट फोर्स निकालिए, तो नेट फोर्स जो होगा बच्चों वो होगा √this² + this²। तो ये बच्चों 3/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, जैसे पिक्चर आएगी भाई x² + y², और ये क्या हो जाएगा बच्चों? दैट वुड बी √9/4 + 3/4। भैया 3 का स्क्वायर 9, और इधर भी √3 का स्क्वायर 3 और /4, और इस तरीके से बच्चों हो गया 12/4, और 12/4 मतलब कितना बच्चों? √3 न्यूटन। तो दिस वुड बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल ऑफ दीज फोर्सेस।
इस प्रॉब्लम में बच्चों हमको दे रखा है P अपॉन 3 बराबर Q बाय 7 इक्वल टू R बाय 5, वेयर R इज द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q। आपको पूछा है बच्चों P और R के बीच में एंगल। हम एक काम करते हैं बच्चों, ये हमको जो गिवन है इससे हम लोग अपने मर्जी से x सपोज कर लेते हैं। मैंने इसे मान लिया क्या बच्चों, x। एक जनरल मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन रहता है जनरली कि जब भी हमें दो कुछ इक्वल दे रखे हो बच्चों तो हम उसे मान लिया करेंगे x। मैंने उसे x सपोज कर लिया। अब x सपोज कर लिया बच्चों तो इस बेसिस पर क्या आ गया, p अपॉन 3 इज इक्वल टू x हो गया। तो p बराबर क्या हो गया बच्चों, 3x। मैंने इसको इसके इक्वल किया तो p बराबर 3x। ऐसे ही q बाय 7 इक्वल टू x, तो उस बेसिस पर बच्चों q बराबर हो गया 7x। और ऐसे ही बच्चों r बाय 5 इक्वल टू x, तो उस बेसिस पर बच्चों r बराबर हो गया 5x। कुछ ऐसा हो गया, p बराबर मान लिया, q बराबर हो गया और r बराबर हो गया। अब बच्चों आपसे क्या बोला है कि जो रिजल्टेंट है बच्चों वो इतना है और हमसे पूछा है P और R के बीच में एंगल। तो पहले मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाता हूँ। रिजल्टेंट बराबर क्या होगा बच्चों, अंडर द रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये लीजिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ P इंटू Q इंटू कॉस थीटा। कुछ ऐसा ही करेंगे भाई, हमको रिजल्टेंट निकालना। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा अंडर द रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अभी स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, स्क्वायर कर देंगे तो दिस वुड बिकम 25x स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 49x स्क्वायर और यहाँ पर 2 3 जा 6 7 जा 42x स्क्वायर कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अभी एक काम कीजिए बच्चों, स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया दोनों साइड से, x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 माइनस ये 9 और 49 है बच्चों 58 हो जाएगा। 9 और 49 का सम 58, उसको माइनस पे इधर ले आए और इज इक्वल टू कितना बच्चों, 2 3 जा 6 7 जा 42 कॉस थीटा, ये हो गया। और यहाँ से बच्चों अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -33 अपॉन 42, जो कि 3 से बच्चों जाएगा -11 ओवर 14 टाइम्स। यहाँ पर से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -11/14। अब कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप एक काम कीजिए, साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा यू मस्ट बी नोइंग इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पर मैं अगर इसको सॉल्व करूँ 1 माइनस 11/14, इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √75/14। √75/14 आएगा, चेक कर लीजिए एक बार, इसका स्क्वायर कीजिए, एलसीएम वगैरह लीजिए। और √75 को बच्चों मैं 5√3/14 भी लिख सकता हूँ, 5√3/14 भी लिख सकता हूँ। अब बच्चों क्या होगा, अब हमसे पूछा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है बच्चों ये रहा P और ये रहा Q। एक फोर्स P है, एक फोर्स Q है, और जो रिजल्टेंट फोर्स है बच्चों R, वो P के साथ में कितना एंगल बना रहा है वो आपसे पूछा है। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan phi इक्वल्स टू Q साइन थीटा। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, Q साइन थीटा। Q की वैल्यू है 7x साइन थीटा अपॉन P की वैल्यू है बच्चों 3x अपॉन Q, और Q की वैल्यू है बच्चों 7x कॉस थीटा। ये आपके पास में आ गया। अभी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर x कॉमन निकाल के कैंसिल, x कॉमन निकाल के कैंसिल, और ये हो गया न्यूमरेटर में क्या आएगा बच्चों 7। और जहाँ तक साइन थीटा का सवाल है तो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है बच्चों कितनी, 5√3/14। साइन थीटा की वैल्यू बच्चों 5√3/14 आ गई। और रही बात ये है 3 + 7, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, -11/14। कॉस थीटा की वैल्यू -11/14। अभी 7 से बच्चों ये 14 कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। 7 से ये 14 2 टाइम्स गया, ऐसे ही इस 7 से भी 14 2 टाइम्स जाएगा, चला गया। और क्या हो जाएगा बच्चों, ये चेक कीजिए, ये न्यूमरेटर में हो गया 5√3/2, 5√3/2। अच्छा, अब यहाँ एलसीएम लीजिए, ये 7 से 14 2 टाइम्स गया, ये 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 - 11, और पूरे के अपॉन में क्या बच्चों 2। ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 -11/2। अभी क्या होगा बच्चों, 2 से 2 कैंसिल। अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये आएगा 5√3 और डिनोमिनेटर में आएगा -5।
न्यूमरेटर में आ गया 5√3, डिनोमिनेटर में आ गया -5, 5 से 5 कैंसल, इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों -√3 सॉरी -√3। तो tan phi की वैल्यू आ गई बच्चों -√3। अब हमें ये ज्ञान होना जरूरी है कि tan phi की वैल्यू -√3 कब होती है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, tan phi की वैल्यू -√3 होती है 120 डिग्री पर, यानी कि 2π/3 रेडियन पर। If angle between two forces of equal magnitudes is reduced from alpha to alpha minus π/3, भाई दो फोर्सेस आपको दे रखे, दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं और उनके बीच में पहले एंगल अल्फा था, बाद में अल्फा माइनस π/3 कर दिया, तो जो रिजल्टेंट है साहब वो √3 टाइम्स हो जाता है। भाई पहले का रिजल्टेंट अगर सपोज कीजिए r है, तो सेकेंड टाइम का जो रिजल्टेंट है बच्चों वो √3r हो जाता है। हमसे पूछा है अल्फा की वैल्यू, अल्फा के ऑप्शंस आपके सामने लिखे। भाई देखिए पहले केस में मैंने रिजल्टेंट r सपोज कर लिया, वुड बी अंडर द रूट p² प्लस q² प्लस 2pq कॉस अल्फा। ये सिचुएशन होगी बच्चों पहले केस में। और अच्छा अब q की वैल्यू क्या है बच्चों, q की वैल्यू p के बराबर है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूँ। चलिए q की वैल्यू p के बराबर है, तो ये लीजिए p² प्लस p² प्लस 2p कॉस अल्फा। ये तो हो गई बच्चों पहले की कंडीशन। और सेकंड टाइम पर जो रिजल्टेंट है वो पहली बार का √3 टाइम्स हो जाता है। इट इज बिकमिंग √3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, और ये हो जाएगा बच्चों p² फिर से p² प्लस ट्वाइस p कॉस अल्फा माइनस π/3, अल्फा माइनस π/3। और ये सपोज कर ली साहब मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। लेट मी सपोज दिस इज माय इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों का रेशो ले लीजिए, इन दोनों का रेशो लेंगे तो r से r क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और एक काम कीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हाथ के हाथ आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये p² प्लस p² हो जाएगा बच्चों 2p² प्लस 2p², और साथ में बच्चों कॉस अल्फा माइनस π/3, अल्फा माइनस π/3 हो गया। फिर देखिए p² प्लस p² 2p² प्लस 2p² कॉस अल्फा माइनस π/3, और इसका मल्टीप्लाई इधर कीजिए, √3 का मल्टीप्लाई कीजिए और स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस विल आल्सो बिकम 2p² प्लस 2p² कॉस अल्फा। कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी भैया आपने इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा, इसका मल्टीप्लाई आपने यहाँ पर करा, अभी 2p², अभी p² दोनों बाजू कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए बच्चों, p² दोनों साइड कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए। इधर क्या आ जाएगा, अच्छा p² ही नहीं 2p², क्योंकि 2 इधर भी 2 इधर भी है, तो ये भी चला गया बच्चों, ये भी चला गया। अभी क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बच्चों 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस π/3, 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस π/3, और राइट हैंड साइड पर बच्चों 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3 कॉस अल्फा। भाई हमने ये तो हो गया 1 प्लस ये हो गया कॉस अल्फा माइनस π/3, और इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 1 मतलब 3 टाइम्स ऑफ 1 कॉस अल्फा मतलब 3 कॉस अल्फा। कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी। अब एक काम कीजिए, हमें इसको एक्चुअली देखा जाए तो चलिए 1 से ये कैंसिल होके कितना, ये 3 इधर 3 था बच्चों, इधर 1 था, तो ये कैंसिल होके कितना बचेगा, इधर बचेगा बच्चों ये कॉस अल्फा माइनस π/3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कॉस अल्फा, 2 प्लस 3 कॉस अल्फा। कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी। अब एक काम करते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पर इसको सॉल्व करना, अल्फा की वैल्यू निकालनी। देखिए ऐसा तो हम कॉस अल्फा माइनस π/3 को एक्सपांड कर सकते हैं, कॉस a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, पर मेरे ख्याल से वो रिलेटिवली लेंथी मेथड होगी, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव है। तो हम एक काम करें, हम ऑप्शन रख कर देख लेते हैं। अगर हम ऑप्शन रख कर देखें, सपोज कीजिए मैं अगर ऑप्शन ए रखता हूँ, ए में क्या है, अल्फा की वैल्यू π/2 है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू π/2 रखूँ तो ये हो जाएगा π/2 माइनस π/3, अल्फा की वैल्यू π/2 माइनस π/3 रखूँगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बच्चों π/6। अरे भाई 90 डिग्री में से 60 डिग्री जाएंगे तो 30 डिग्री बचेंगे, और बराबर आएगा बच्चों 2 प्लस 3 कॉस π/2। और सेटिस्फाई करके देखिए क्या ये कर रहा है, कॉस π/6 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, और 2 प्लस 3 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 0। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो इसकी वो √3/2 है, और राइट हैंड साइड देखें तो बच्चों वो 2 है। लाजमी ये दोनों इक्वल नहीं है, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए तो भैया पॉसिबल नहीं है। अब मैं ऑप्शन बी के बारे में बात करता हूँ। ऑप्शन बी क्या बोलता है बच्चों, ऑप्शन बी बोलता है अल्फा इक्वल्स टू 2π/3। अभी 2π/3 रखूंगा बच्चों, तो लेफ्ट हैंड देखिए, लेफ्ट हैंड में क्या होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड में अगर आपने 2π/3 रख दिया
तो यहाँ पर अल्फा की जगह 2π/3 रखिए, 2π/3 माइनस π/3, 2π/3 में से π/3 जाएंगे तो बच्चों cos π/3 आएगा। 2π/3 में से π/3 जाएंगे तो cos π/3 आएगा। और राइट हैंड साइड पर बच्चों 2 + 3 cos 2π/3 आएगा। ये लीजिए, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, cos π/3 की वैल्यू कितनी, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2, cos 60 की वैल्यू आएगी 1/2, और ये आएगा 2 प्लस, और cos 2π/3 की वैल्यू आएगी बच्चों -1/2 आएगी। भाई इसकी वैल्यू हो गई +1/2, ये हो गया 2 + 3, और cos 2π/3 की वैल्यू बच्चों -1/2। अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 1/2, और राइट हैंड साइड पर 2 - 3/2, मतलब कितना आएगा बच्चों, 1/2 आएगा। भाई 2 में से 1.5 जाएंगे तो 1/2 ही आएगा। अब यहाँ देखिए तो लेफ्ट हैंड भी 1/2 है और राइट हैंड भी 1/2, मतलब ये यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि आंसर बी करेक्ट है। भाई हम जो ये आपके पास में जो एक्सप्रेशन बनकर आया था ये वाला, आप यहाँ पर cos a - b की आइडेंटिटी लगाकर भी सॉल्व कर सकते थे, बट रिलेटिवली वो देर लगती, चूंकि एक ऑब्जेक्टिव था, हमारे पास में ऑप्शन से हमें पता है कि इन 4 में से ही कोई एक आंसर होना है, तो हम रख कर देख ले भैया, ये रख कर देखा तो आंसर नहीं आ रहा, ये रख कर देखा तो आ रहा है। ऐसे ही आप आगे के अगले 2 भी ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी से भी LHS और RHS बराबर नहीं होंगे, मतलब आंसर बी ही करेक्ट होगा। दो फोर्सेस P और 2P के बीच में मैंने एंगल मान लिया बच्चों थीटा है। मैंने मान लिया कि उनका जो रिजल्टेंट है वो P के साथ में एंगल फाई बना रहा है। अब सेकंड केस में क्या कहा है बच्चों कि फर्स्ट फोर्स को डबल कर दिया, फर्स्ट फोर्स को डबल कर दिया मतलब P को कर दिया 2P, और सेकंड को 20 न्यूटन बढ़ा दिया, मतलब पहले वो 2P था, बाद में वो 2P + 20 कर दिया। अब नेचुरल बात है ये दोनों फोर्सेस चेंज कर दिए गए हैं, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल में कोई चेंज नहीं लाए, तो अगर फोर्सेस के मैग्नीट्यूड में चेंज आया तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। लेकिन ये कहा है कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब रिजल्टेंट पहले इस फोर्स के साथ में अगर फाई एंगल बना रहा था तो सेकेंड केस में भी रिजल्टेंट इस फोर्स के साथ में फाई एंगल ही बनाएगा। क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करो बच्चों, दो फोर्स P और 2P दे रखे हैं, उनके बीच में एंगल मैंने सपोज कर लिया थीटा। मैंने मान लिया कि साहब उनका जो रिजल्टेंट है वो है R, और वो जो रिजल्टेंट है बच्चों इस P के साथ में एंगल सबटेंड कर रहा है कितना, फाई, ये मैंने सपोज कर लिया। अब सेकंड केस में बच्चों फर्स्ट फोर्स हैज बीन डबल्ड, मतलब P से 2P हो गया, सेकंड फोर्स हैज बीन इंक्रीज बाय 20 न्यूटन, मतलब पहले वो 2P था, बाद में 2P + 20 हो गया। रिजल्टेंट मैंने सपोज कर लिया R' हो गया। एंगल उनके बीच में जितना पहले था उतना का उतना ही है भाई, और रिजल्टेंट अभी भी उतना ही एंगल बना जितना कि पहले बना रहा था। अब हम अगर देखें बच्चों तो इस केस में यदि मैं tan phi देखूं तो tan phi की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, tan phi की वैल्यू होती है Q sin थीटा, Q sin थीटा अपॉन P + Q cos थीटा। आप जानते हैं बच्चों भाई यहाँ पर Q का काम कौन कर रहा है, 2P कर रहा है, तो Q sin थीटा अपॉन P + Q cos थीटा। और सेकंड केस में बच्चों यदि हम देखें तो वो है tan phi, और दैट वुड बी इक्वल्स टू कितना, अभी यहाँ पर Q का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो दिस इज 2P + 20 sin थीटा, 2P + 20 sin थीटा अपॉन P का काम कौन कर रहा है, इस बार 2P कर रहा है, ये लीजिए P + Q, और Q का काम कौन कर रहा है बच्चों, 2P + 20 और cos थीटा। जहाँ तक थीटा का सवाल है बच्चों तो वो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल होता है, जितना पहले था उतना ही बाद में रहा। और फाई जो होता है बच्चों वो एंगल होता है जो उसने P के साथ में बनाया, वो दोनों केस में सेम है। ये क्वेश्चन में गिवन है हमको। तो अब चलिए साहब, अगर ये भी tan phi ये भी tan phi है तो नेचुरल सी बात है, अगर दोनों के LHS सेम है तो दोनों के RHS भी सेम होंगे। और अगर RHS को मैं सेम करता हूँ तो बच्चों ये हो जाएगा 2P + 20 sin थीटा अपॉन कितना बच्चों, डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर में है बच्चों कितना, 2P + 20 cos थीटा, ये लीजिए। और राइट हैंड साइड पर देखा जाए बच्चों तो इधर क्या हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू 2P sin थीटा अपॉन P + 2P cos थीटा। ये लीजिए, हमने क्या करा बच्चों, इसको इसके इक्वल कर दिया, मैंने कर दिया। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है बच्चों। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 2 इस 2 से कैंसिल होकर और ये 2 इससे कैंसिल होकर 1 बचेगा। भाई यहाँ पर इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर दीजिए तो ये 1 बच गया और ये 10 हो गया। अभी एक काम कीजिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
अभी यहाँ पर एक और बात भी हो जाएगी बच्चों की, ये P से P भी कैंसिल हो जाएगा, ये P से P कैंसिल हो जाएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा P + 10 sin थीटा। ये क्या था बच्चों, दैट वाज P + 10 sin थीटा। और ये इधर आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 + 2P cos थीटा। हमने मल्टीप्लाई करा तो ये P + 10 sin थीटा है बच्चों, और ये है 1 + 2 cos थीटा। और एक मिनट, P तो कैंसिल हो चुका है, P कैंसिल हो चुका है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 + 2 cos थीटा। और राइट हैंड साइड पर देखा जाए बच्चों, तो राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा, ये है sin थीटा, ये sin थीटा है, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया है बच्चों, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये क्या होगा, दिस इज 2p प्लस ये लीजिए साहब 2p + 20, और साथ में क्या बच्चों, cos थीटा। कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे समक्ष आ रही है। अब हम और कुछ काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं देख लेते हैं साहब। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करा है, अब हम इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करें। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा। अच्छा, एक बात और भी तो है कि हम यहाँ पर ये साइन थीटा में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये साइन थीटा भी कैंसिल हो चुका है, ये साइन थीटा भी कैंसिल हो चुका है, तो ये साइन थीटा कैंसिल हो गया साहब। अब आपने अंदर मल्टीप्लाई करा इन सब का, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए P + 1 P × 1 P, फिर P × 2, तो ये हो जाएगा 2P cos थीटा। और ये 10 से 1 का मल्टीप्लाई करा तो 10 हो गया, और 10 का इससे मल्टीप्लाई करा तो बच्चों 20 cos थीटा, ये हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड पर देखा जाए बच्चों, तो दिस इज 2P प्लस, फिर यहाँ पर ये 2P cos थीटा, ये लीजिए ये 2P cos थीटा, प्लस ये बच्चों कितना है 20 cos थीटा, 20 cos थीटा। अभी क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, ये 2P cos थीटा से 2P cos थीटा कैंसिल हो गया, और 20 cos थीटा से 20 cos थीटा भी कैंसिल हो गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन नज़र आ रहा है बच्चों, ये है P और ये है 10, और राइट हैंड साइड पर बच्चों बचा केवल 2P। अभी इस P में से 2P चला जाएगा, या 2P में से P चला जाएगा, तो यहाँ अब P की वैल्यू हमसे पूछी थी बच्चों, और वो सिंपली 10 न्यूटन आ जाएगी।